नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है वो जीके जीएस के लिए जो हम पहले इतिहास का सीरीज स्टार्ट किए हैं, और इस हिस्ट्री के सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। क्लियर है? क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य वंश। इसके पहले हमने आपको बताया था कि महाजनपद काल में जो है वह टोटल जनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। और इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद होता है मगध। और इस मगध पर जो है वह 7 राजवंशों का जो शासन चलता है, जिसे हम एक ट्रिक के अनुसार हमने याद किया था। जो ट्रिक क्या था? तो वह ट्रिक था हमारा हसीन मुसुक शाह। क्या ट्रिक था? हसीन मुसुक शाह। क्लियर है? हसीन मुसुक शाह, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तभी हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? तभी हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे हैं। और हमने अपने लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मौर्य वंश में जो है, मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? तो मौर्य वंश का जो पहला संस्थापक था, पहला जो राजा था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और यह चंद्रगुप्त मौर्य जो है, यह पर नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके, धनानंद को पराजित कर देता है, उसका हत्या कर करके नंद वंश को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है, और उसके जगह पर जो है मौर्य वंश की स्थापना करती है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल जो था वो 322 ईसा पूर्व से लेकर के, इसका शासन काल कब से कब तक रहेगा? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के आपको 298 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा, वह चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठेगा। और इसके बाद मौर्य वंश का जो अगला शासक होगा, वो आपको बिंदुसार होगा। कौन होगा? बिंदुसार। ये मौर्य वंश के बारे में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो डिटेल है, हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया है। अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर क्लास देखिए। इसके बाद मौर्य वंश का दूसरा शासक होगा आपका बिंदुसार, और बिंदुसार का जो शासन काल होगा वह 298 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व तक होगा। किसका शासन काल? बिंदुसार। और बिंदुसार का बाद जो मौर्य वंश का तीसरा शासक होगा वो आपको अशोक होगा। ठीक है? तीसरा शासक कौन होगा? अशोक होगा। और अशोक का शासन काल देखा जाए तो 269 ईसा पूर्व से ठीक है, 200, अच्छा यहाँ पर 96 नहीं होगा, 269 होगा। और अशोक का शासन काल जो है 269 ईसा पूर्व से लेकर कब से कब तक? तो 269 ईसा पूर्व से लेकर आपको 232 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा, वो मगध गद्दी पर कौन राज करेगा? तो अशोक राज करेगा। और हम जो है वह अशोक के बारे में ही पढ़ रहे थे। और हमने लास्ट क्लास में जो अशोक के बारे में देखा था कि अशोक के जो है पिता का नाम सॉरी, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार होगा, यानी बिंदुसार दूसरे शासक जो अशोक के पिता होंगे। और बिंदुसार का जो है 3 पुत्र था, सुसीम, अशोक और तीस। क्लियर है? और हमने ये भी देखा था कि अशोक का जन्म जो है, ठीक, चलिए एक रिव्यू कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में अशोक के बारे में पढ़ा था। तो इसका जन्म जो है वह 304 ईसा पूर्व जो है वह पाटलिपुत्रा में होता है। कहाँ होता है? तो पाटलिपुत्रा में। और बौद्ध ग्रंथों में ऐसा लिखा गया था, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में ऐसा लिखा गया था कि अशोक जो है वो अपना राज्याभिषेक के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुएं में डाल देता है। और उस कुआं को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आगम कुआं के नाम से जाना जाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि 269 ईसा पूर्व में जो है अशोक अपना राज्याभिषेक कराता है। और राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, कलिंग की राजधानी, कहाँ पे? कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण करता है। ठीक, कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण करता है और पूरी तरह से जो है कलिंग को मगध में मिला लेता है। लेकिन यह आक्रमण जो है वो इतना क्रूर पूर्वक और इतना भीषण नरसंहार होता है, जिस कारण से जो है वहाँ की स्त्रियों को मार दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है। और इस भीषण नरसंहार को देख करके अशोक का जो है हृदय परिवर्तित हो जाता है, और वह पश्चाताप के लिए जो है हमेशा के लिए क्या करता है? युद्ध नीति को जो है वह त्याग देगा। युद्ध नीति को त्याग देगा, जिसे जो है वह कहा जाता है आपको भैरी घोष। युद्ध नीति को क्या कहा जाएगा? भैरी घोष। और भैरी घोष के जगह पर जो है अभी धर्म घोष की स्थापना कर लेगा। भैरी घोष की जगह पर क्या करेगा? भैरी घोष को समाप्त कर देगा और इसके जगह पर आपका धर्म घोष की स्थापना कर लेता है। क्लियर है? अभी इसका मन जो है बहुत ही विचलित रहेगा, तो अपने मन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए इसका भतीजा निग्रोथ, किसके कहने पे सॉरी, निग्रोध के कहने पे जो है वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किस धर्म को अपना लेगा? बौद्ध धर्म को। क्योंकि प्रारंभ में जो है ये बौद्ध धर्म अपनाता नहीं है। प्रारंभ में जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित रहता है, ब्राह्मण धर्म को मानता है, लेकिन उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लेगा। और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है वो किससे प्राप्त होती है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है आपको उपगुप्त से। किससे प्राप्त होगी? उपगुप्त से। ये सभी हम लोग जो है डिटेल से लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है यह अशोक का जो बौद्ध धर्म होता है, यह इसका व्यक्तिगत धर्म होता है। ठीक है, व्यक्तिगत धर्म होता है।
और यह धार्मिक रूप से जो है सहिष्णु होता है। सहिष्णु कहने का अर्थ यह है कि वह किसी भी धर्म के साथ जो है भेदभाव नहीं करता और बौद्ध धर्म को कभी भी जो है राजकीय धर्म के रूप में घोषित नहीं करेगा, किंतु अशोक जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण देगा। क्लियर है। और इसीलिए जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है अपने बेटे महेंद्र को, क्लियर है, किसे, महेंद्र को, और पुत्री जो है वह संघमित्रा को, महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजता है, श्रीलंका भेजेगा। और श्रीलंका जब भेजेगा तो श्रीलंका के जो वहाँ राजा होंगे, जो कि पहले सिंगली संप्रदाय को मानते हैं, ठीक है, सिंगली संप्रदाय को मानते हैं, वह सिंगली संप्रदाय को छोड़ करके फिर बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। बात समझ में आया। तो ये सभी हम देखे थे। फिर अशोक के शासनकाल में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है, ठीक है, वह तृतीय बौद्ध संगीति होती है। ठीक, कौन सी बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति होती है। और तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्रा में होता है, ठीक है, पाटलिपुत्रा में ही होता है, क्योंकि पाटलिपुत्रा ही जो उसकी क्या थी, राजधानी थी। और ये पाटलिपुत्रा में होता है आपको 255 ईसा पूर्व। कब, 255 ईसा पूर्व। और इस समय जो आपको जो अध्यक्ष होंगे या पुरोहित के रूप में जो है मोगली पुतिस गोसाल होते हैं, मोगली पुतिस गोसाल। और यही मोगली पुतिस गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के क्या होंगे, संस्थापक होंगे। किस संप्रदाय के, आजीवक संप्रदाय के। और आजीवक संप्रदाय के जब संस्थापक होंगे, संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक होते हैं मोगली पुतिस गोसाल। और ये इसे इसलिए पुरोहित के रूप में रखता है अशोक, क्योंकि जो है आजीवक संप्रदाय को जो है इसका पिता बिंदुसार जो है वह किसे मानता है, तो आजीवक संप्रदाय को मानता है। तो अपने पिता के सम्मान में जो है वो मोगली पुतिस गोसाल को तृतीय बौद्ध संगीति में आपको मेन अध्यक्ष के रूप में जो है उसे प्रस्तुत करेगा। क्लियर है। इसके साथ ही जो है अशोक आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो है वह गया के बराबर पहाड़ी में जो है 4 गुफाओं को क्या करेगा, दान में दे देगा। और वह 4 गुफाएं कौन कौन सी थी, तो आपको सुदामा था, कौन सी थी, सुदामा था, कर्ण था, क्लियर है, चोपड़ा था, चोपड़, और विश्व झोपड़ी। क्लियर है, विश्व झोपड़ी। ये हमने लास्ट क्लास में सही पढ़ लिया है, एक बार हम लोग रिव्यू देख रहे हैं उसका। फिर अशोक का जो है वो टोटल 5 पत्नियां होंगी। ठीक, अशोक की कितनी पत्नियां थी, तो 5 पत्नियां थी, जिसमें 5 पत्नियां कौन कौन सी थी, तो अजदिनता थी, देवी था, कारुवाकी थी, पद्मावती और नित्या रक्षक। जिसमें सबसे अधिक जो है वो अशोक के ऊपर जो प्रभाव होता है वह कारुवाकी का होता है। और कारुवाकी के कहने पे ही जो है वह कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो युद्ध नीति को जो हमेशा के लिए समाप्त कर दे, क्योंकि ये अपनी पत्नी से कहे कि हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है, हम पश्चाताप करना चाहते हैं। तो इसकी पत्नी जो कहेगी कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि युद्ध को जो है वह क्या करिए, सदा के लिए समाप्त कर दीजिए। यानी युद्ध नीति को जो हमेशा के लिए त्याग देता है, किसके कहने पे, तो कारुवाकी के कहने पे। और कारुवाकी कौन होती है, तो इसकी पत्नी होती है। तो यहाँ तक हमने जो है लास्ट क्लास में देख लिया था। चलिए हम इससे आगे देखते हैं कि मौर्य वंश का जो तीसरा शासक अशोक है, जिसका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक का शासनकाल होता है मगध की गद्दी पर। तो इसके द्वारा जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए गए हैं, सामाजिक कार्य किए गए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, लोगों का जीवन शैली जो है वह काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। तो वह कौन कौन से कार्य किए गए हैं वो सभी भी हम देखेंगे। और अशोक जो है वह मतलब जम्मू कश्मीर में जो है एक शहर का भी निर्माण करवाता है, नेपाल में भी शहर का निर्माण करवाता है। तो ये सारी डिटेल जो हम आगे के क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग इतिहास को जो हम अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं इतिहास में जो है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब सॉल्व करूँगा तो वहाँ पर आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जो है वह किस प्रकार से प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं। ऐसे जो है मैं वन लाइनर क्वेश्चन तो करता ही हूँ। क्लियर है। तो एनिशिएंट हिस्ट्री खत्म होने के बाद जो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी जो है जल्द ही आपको आने वाला है। तो चलिए हम अशोक के बारे में हम और आगे पढ़ते हैं। तो अशोक के द्वारा कश्मीर में जो है एक शहर नगर बसाया गया था और वो नगर का नाम था आपको श्रीनगर। ठीक है, अशोक के द्वारा कहाँ पे, कश्मीर में जो है एक शहर का निर्माण कराया जाएगा और वो शहर का नाम था आपका श्रीनगर। और यही श्रीनगर जो है वो आपको जम्मू कश्मीर की जो है आपको राजधानी होगी। तो ये श्रीनगर जो है वो अशोक किसके द्वारा बसाया गया है, तो आपको श्रीनगर बसाया गया है अशोक के द्वारा। और ये श्रीनगर जो है वो किस नदी पे के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम नदी के किनारे। और इस श्रीनगर की जो है चर्चा जो है वो किस पुस्तक में, इसका साक्ष्य जो है किस पुस्तक से प्राप्त होती है,
तो यह पुस्तक जो आपको राज तरंगिणी, अगर आपका कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो ये आपको राज तरंगिणी में ही लिखा हुआ है। क्लियर है? यानी कश्मीर में जिन जिन राजाओं के द्वारा जो अच्छे अच्छे काम किए गए हैं उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो राज तरंगिणी पुस्तक से। और ये राज तरंगिणी पुस्तक का जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको कल्हन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो कल्हन के द्वारा जो आपको राज तरंगिणी पुस्तक लिखा गया है। यानी कल्हन के पुस्तक राज तरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार जो है वह कश्मीर तक भी था। इसलिए तो कश्मीर में श्रीनगर जो है मतलब श्रीनगर एक शहर को बसाया था जो झेलम नदी के तट पर था। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किया था। इसके साथ साथ जो है कश्मीर के अलावे भी जो है वह आपको नेपाल में भी जो है दो शहर का निर्माण करवाता है। ठीक, नेपाल में जो है जो शहर का निर्माण कराएगा जिसे जो है आपको ललित पत्तनम कहा जाता है। ठीक है, ललित पत्तनम कौन सा शहर है, ललित पत्तनम। क्लियर है? तो अशोक के द्वारा जो है नेपाल में ललित पत्तनम शहर का निर्माण कराया जाता है और इसे ललित पत्तनम को जो है वह देव पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, देव पत्तनम से। तो आपको प्रश्न पूछ सकता है कि पहला तो पूछ सकता है कि वो कश्मीर में जो श्रीनगर शहर है उस श्रीनगर को शहर को किसने बसाया था, तो मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक ने बसाया था। यह श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे। इसकी जानकारी हमें जो है किस पुस्तक से प्राप्त होती है, तो कल्हन की पुस्तक राज तरंगिणी से, क्योंकि कल्हन के द्वारा ही आपको राज तरंगिणी लिखा गया था। और हम जानते हैं कि कल्हन जो है वह भारत का प्रथम इतिहासकार इसे माना जाता है, क्योंकि कल्हन ने जो राज तरंगिणी में जो भी इतिहास लिखा है वो सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट लिखे हैं। मतलब फैक्ट मतलब जो सच्चाई लिखा है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि राजा के जो है वो प्रशंसा में जो जो प्रशस्ति पहले लिखा जाता था उस प्रकार से लिखा नहीं है। अगर राजा कोई गलत काम कर रहा है तो उनके कामों को गलत बताया है, अगर राजा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनके कामों को जो है अच्छा बताया गया है। यह किस पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है, तो राज तरंगिणी में। इसके अलावे जो है नेपाल में ललित पत्तनम या देवपत्तनम शहर का भी निर्माण कराया था आपको अशोक के द्वारा। और अशोक जो है भारत का एक पहला शासक ऐसा होगा, ठीक है, अशोक जो है वह भारत का एक पहला ऐसा शासक होगा जो कि अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्लियर है, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है अभिलेख का सहारा लिया था। क्लियर है? किसका सहारा लेगा, तो अभिलेख का सहारा। तो अभिलेख का सहारा जब लेगा तो आखिर इसके मन में प्रश्न ये उठता है कि अभिलेख लिखने का जो है प्रेरणा इसको कहाँ से मिला, कहाँ से नशा चढ़ गया। अब भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख अगर किसी राजा का मिला है तो आपको महान सम्राट अशोक का ही मिला है। क्लियर है? यानी कि अभिलेख जो है वह लिखेगा कौन सबसे ज्यादा, तो महान सम्राट अशोक। अशोक जो है वह मौर्य वंश का तीसरा शासक है। तो यह अभिलेख क्यों लिखता है, बात यह भी आता है कि यह अभिलेख जो है वह क्यों लिखता है। तो यह अभिलेख लिखता है आपको लोगों तक यानी कि जनता तक जो है संदेश पहुंचाने के लिए, जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए। जैसे अभी भी आप देखते होंगे कि आपका, ठीक है, जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए अभी भी आप देख रहे हैं कि जो भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर जनता तक किसी बातों को पहुंचाने का अगर जरिया देखा जाए तो अभी तो आपका सोशल मीडिया हो गया या आपका टीवी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चलता है, या आप मतलब उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं उनके वेबसाइट पर जो है वह उन चीज़ों को शेयर किया जाता है, उन चीज़ों को अपलोड किया जाता है और वहाँ से हम उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन उस समय मौर्य वंश में जो है वह अशोक जनता तक किसी भी बात को पहुंचाने के लिए किसका सहारा लेता है, तो अभिलेख की सहायता से लेता है। क्लियर है? किसकी सहायता से, अभिलेख। अभी प्रश्न उठता है कि अभिलेख क्या है, तो अभिलेख जो है वह आपको पत्थरों पर खोद करके लिखना ही अभिलेख कहलाता है। जैसे आप अभी भी देखेंगे कि जब किसी नया पुल का निर्माण होता है तो वहां पर एक अ, मतलब लिखा मंत्री का नाम रहेगा या उसका जो उद्घाटन करेगा उसका नाम रहेगा कि माननीय श्री, ठीक है, मतलब कुछ नाम रहेगा मंत्री का और किस पार्टी से है वो रहेगा, ये सारी जानकारी। तो वो एक प्रकार का शिलालेख है। पोस्टर से भी आपको जानकारी मिलता है जनता के पास पहुंचा। तभी जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे जो चीजें भी बदली है। तो अशोक जो है वो जनता तक संदेश को पहुंचाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करता था, तो अभिलेख के माध्यम से। क्लियर है? किस माध्यम से, अभिलेख के माध्यम। और इनके जो अभिलेख या कहे या शिलालेख, शिला मतलब पत्थर और लेख मतलब लिखना। क्लियर है? तो अभिलेख कहे या शिलालेख, तो इनके जो अभिलेखों को जो है वो तीन भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, तीन भागों में। पहला भाग कहलाया था आपको शिलालेख, यानी कि जो पत्थरों पर लिखा जाएगा वह कहलाएगा आपको शिलालेख कहलाएगा। क्लियर है? शिलालेख कहलाएगा। दूसरा जो आपको लिखा गया वो आपको लिखा गया स्तंभ लेख।
ठीक है, किस पे? स्तंभ लेख पर, स्तंभ लेख पर। और तीसरा जो लिखा गया, ठीक है, तीसरा जो लिखा गया वो आपको लिखा गया गुहा लेख पर, गुहा लेख पर। यानी अशोक जो है वो तीन मतलब माध्यम से जो है वह जनता तक, लोगों तक किसी भी संदेश को पहुंचाने के लिए जरिया का इस्तेमाल करता था। और यह अभिलेख कितने प्रकार से था? तो अभिलेख जो है आपको तीन प्रकार के होते थे। पहला कहलाता था शिलालेख। शिला का मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थरों पर कुछ खोद करके लिखना ही कहलाता है शिलालेख। और यह शिलालेख जो है दो प्रकार का होता था। ठीक है, शिलालेख कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक कहलाता था, अगर बड़ा शिलालेख है तो कहलाएगा दीर्घ शिलालेख, और अगर छोटा शिलालेख है तो कहलाएगा आपका लघु शिलालेख। उसी प्रकार से जो स्तंभ लेख जो है वो स्तंभ के समान, यानी कि एक पिलर के समान ऊंचा होगा, और इस पे जो है वह कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? आपको स्तंभ लेख कहेंगे। क्लियर है? क्या कहेंगे? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख भी जो है आपको दो प्रकार का होगा। अगर बड़ा स्तंभ लेख है तो उसे हम कहेंगे दीर्घ स्तंभ लेख, अगर छोटा स्तंभ लेख है तो उसे कहेंगे हम लघु स्तंभ लेख। और गुहा लेख कहने का अर्थ ये है, गुहा का मतलब हो गया गुफा, यानी कि आपको पहाड़ में जो गुफाएं वगैरह होंगी उस पर जो है कुछ खोद करके लिखा जाएगा, तो वह कहलाएगा आपको गुफा लेख। तो अशोक के जो अभिलेख है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। और इस अभिलेख का जो है उपयोग किस लिए किया जाता था? जनता तक संदेश को पहुंचाने के लिए। और इसका जो है आपको प्रारंभ किसने किया था? अभिलेख लिखने का प्रारंभ जो है भारत में किसने किया था? तो मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक ने किया था। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो अशोक को ऐसा क्या नशा चढ़ गया, या हम ये कहें कि क्यों ये जो है प्रारंभ किया ऐसा, तो कहीं से तो इसको प्रेरणा मिला होगा। तो जो है अशोक को जो है अभिलेख लिखने का प्रेरणा जो है, ठीक है, लिखने का प्रेरणा किससे प्राप्त हुआ था? तो इराक के राजा डेरियस के द्वारा। ठीक है, किस कौन सा राजा? इराक, यानी कि इसे हम इराक को हम फारस भी कह सकते हैं। इराक के राजा या फारस के राजा कौन सा? डेरियस प्रथम। ठीक है, डेरियस प्रथम। और ये डेरियस प्रथम जो है आप याद कीजिए कि जब हम आपको भारत में विदेशी आक्रमण हम पढ़ा रहे थे, उसमें उस समय हम इस डेरियस प्रथम का चर्चा भी किए थे। और हमने बताया था कि ये डेरियस प्रथम जो है वह किस वंश से संबंधित होता है? तो हकमनी वंश से। किस वंश से? हकमनी वंश से। और यह डेरियस प्रथम जो है वही शासक है, यानी कि वही राजा जो है जो भारत पर जो है सबसे पहला बार विदेशी आक्रमण किया था। ठीक है, पहला बार जो है विदेशी आक्रमण किया था वही डेरियस प्रथम है। क्लियर है? और इसे किस वंश का संस्थापक होता है? तो आपको हकमनी वंश का संस्थापक, मतलब हकमनी वंश का जो है वह राजा होता है। और ये डेरियस प्रथम जब भारत पर आक्रमण करता है तो किसको अपने अधिकार में ले लेता है? तो कंधार और कम्बोज को। किसे? कंधार और कम्बोज को जो है वो अपने अधिकार में ले लेगा। क्लियर? ये सभी हम जो है आप लोग को पढ़ा लिए थे। इसके बाद जो है दूसरा जो विदेशी आक्रमण होता है वह यूनानी शासक आपका सिकंदर के द्वारा होता है। तो वो सभी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको अशोक को जो है शिला अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? तो इराक या फारस के राजा डेरियस प्रथम से। और यह डेरियस प्रथम जो है वही राजा है जो विदेश सबसे पहला विदेशी आक्रमण किया था। यहाँ तक क्लियर है? और यह डेरियस प्रथम लिखेगा, या तो इसी को जो है आपको दाइवर भी लिखेगा। यानी दाइवर किसे कहा गया है? यानी डेरियस प्रथम को जो है वह दाइवर के नाम से भी जाना गया है। तो अशोक के जो है अभी हम मतलब अभिलेख के बारे में से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अभिलेख जो मेन मेन अभिलेख है, जैसे 14 अभिलेख जो है इसके सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे चतुर्दश शिलालेख भी या अभिलेख भी कहा जाता है। इसके अलावे भी जो है इनके जितने भी अभिलेख हैं तो किसी तो भाषा में लिखेगा ना, तो इसके अशोक के जो सारे अभिलेख होंगे उनकी भाषा क्या रहेगी? तो भाषा रहेगी आपको प्रकृति भाषा। कौन सी भाषा? प्रकृति भाषा। तो चलिए हम अशोक के जो है वह अभिलेख के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम डिटेल से देखेंगे कौन कौन से अभिलेख जो है वो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो अशोक के अभिलेख, क्लियर है क्या? अशोक के अभिलेख, देखिए अशोक के जो भी अभिलेख होंगे उनकी सबसे पहले प्रश्न आता है कि इसकी भाषा क्या थी। तो इनकी भाषा जो है वो आपको प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा। और इनकी जो लिपियां थी, ठीक है, एक और प्रश्न पूछता है इनकी जो लिपि होगी, लिपि यानी कि लिखने का जो तरीका होगा वह जो है 4 लिपियों में लिखा गया था। कितने लिपियों में? 4 लिपियों में। और वह 4 लिपि कौन कौन से थी? तब पहला था आपका ब्राह्मी लिपि, ये भी आता है प्रश्न।
चलिए और इधर से लिखते हैं, फिर कहाँ कहाँ पाया गया वो हम देख लेंगे। पहला लिखा गया था आपका ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। दूसरा आपको लिखा गया था आपको खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी लिपि के अलावे जो है वो तीसरा लिपि जो लिखा गया था आपको अरमाइक लिपि में। अरमाइक लिपि। और चौथा लिपि जो लिखा गया था आपको ग्रीक लिपि में। ग्रीक लिपि। अच्छा, आप लोग को, बहुत लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि लिपि और भाषा में आखिर अंतर क्या है। क्लियर है? लिपि और भाषा में अंतर क्या है? जैसे देखिए, लिपि कहने का अर्थ हो गया कि लिखने का तरीका। क्या है? लिखने, यानी लेखन का तरीका जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। और भाषा हो गया आपको बोल चाल के जो भाषा होगी वो आपको जैसे अब ये जो हम बात कर रहे हैं या आपको जो पढ़ा रहे हो किस भाषा में पढ़ा रहे हैं, तो यह भाषा हो जाएगी हिंदी। लेकिन वही अगर लिपि का बात करेंगे तो लिपि हो जाएगी आपको देवनागरी। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले तो एक इंग्लिश जो है वो एक भाषा है, लेकिन इंग्लिश जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो आपको रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो उसी प्रकार से जो अशोक के जितने अभिलेख है उसकी भाषा थी प्रकृति। कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा थी। लेकिन उनका जो लिपि यानी कि लिखने का जो तरीका है वह चार अलग अलग लिपि में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं। और वह चार तरीका में कौन कौन था? एक आपका था ब्राह्मी लिपि, दूसरा था खरोष्ठी लिपि, तीसरा था अरमाइक लिपि, चौथा था ग्रीक लिपि। तो यह जो ब्राह्मी लिपि जो है यह सर्वाधिक आपको कहाँ पे मिला है? तो भारत में मिलेगा सबसे ज्यादा। और इसकी जो लिखावट होगी, क्लियर है, इसकी जो लिखावट होगी वो किधर से किधर होगी? तो बाई से दाई ओर। ठीक है, बाई से दाई ओर, मतलब इधर से ये हो गया बाई और ये हो गया दाई। जैसे हिंदी भी हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तो हम बाई से दाई ओर लिखते हैं। जैसे लिख रहे हैं कि मेरा नाम राकेश कुमार है, ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार है। तो ये आपको लिख रहे हैं किस किधर से किधर? तो लिख रहा है, डायरेक्शन देखें तो बाएं से जो है वह दाएं और हम जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि थे, इसके सबसे ज्यादा अभिलेख जो पाए गए आपको भारत में ही पाए गए। और इसका जो लिपि का लिखने का तरीका जो किस डायरेक्शन क्या था? तो बाई से दाई ओर थी। वही देखे खरोष्ठी लिपि में, तो यह आपको ज्यादातर पाकिस्तान के उत्तर में पाया गया है। ठीक है, पाकिस्तान के जो है उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ और वेस्ट में पाया गया। और इसके जो लिखने का जो तरीका था ये आपको बाई से, सॉरी, खरोष्ठी लिपि जो लिखी गई थी, ठीक है, ये आपको दाई से बाई ओर, किधर से किधर, यानी कि दाई से बाई ओर। ठीक है, दाई से बाई, जैसे आपको उर्दू भाषा जो लिखा जाता है वह उर्दू भाषा जो है आपको बाई से दाई ओर लिखा जाता है। तो ये अशोक जो है वो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दिए थे, क्योंकि अशोक अभिलेख किस लिए लिख रहा है? तो अशोक लिख रहा है आपको लोगों तक वो अपने संदेश को पहुंचाने के लिए। तो जहां पर जिस स्थान पर जो लिपि को लोग समझेंगे उसी लिपि का इस्तेमाल जो है वह अशोक के अभिलेखों में किया जाएगा। तो ब्राह्मी लिपि भारत में जो है वह ज्यादातर जो है आपको बाई से दाई ओर लिखा गया है। खरोष्ठी लिपि जो आपको पाकिस्तान के नॉर्थ पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में आपको लिख पाए गए हैं खरोष्ठी लिपि में अभिलेख, जो कि दाई से बाई ओर लिखे गए थे। इसी प्रकार से आपको अरमाइक लिपि जो लिखा गया था इसके अभिलेख आपको अफगानिस्तान में पाए गए हैं। कहाँ पे? अफगानिस्तान में पाए गए। और ग्रीक लिपि के जो है इसका भी जो आपको अफगानिस्तान में ही पाया गया है, लेकिन यह अफगानिस्तान के आपको उत्तरी सीमा में, ठीक है, किस डायरेक्शन में? यानी कि नॉर्थ सीमा में जो है आपको ज्यादातर पाए गए हैं। तो यहाँ पे जो है प्रश्न ये भी, प्रश्न क्या क्या बन सकता है इस टॉपिक से? तो अशोक जो है वह अभिलेख की जो भाषा थी वह भाषा क्या रहेगी? तो प्राकृतिक। इनका जो लिपि जो अशोक के अभिलेख पाए गए हैं उन किन किन लिपियों में पाए गई है? तो ब्राह्मी लिपि में पाया गया, खरोष्ठी लिपि में पाया गया, अरमाइक लिपि में पाया गया और साथ ही साथ ग्रीक लिपि में पाया गया। ब्राह्मी लिपि में जितने अभिलेख मिले हैं वो ज्यादातर भारत में मिले हैं, जिनका लेखन का तरीका वो आपको बाई से दाई ओर था। खरोष्ठी लिपि में ज्यादातर जो अभिलेख पाए गए हैं वो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम एरिया में पाए गए और उनका लेखन का तरीका जो है दाएं से बाई ओर था। अरमाइक लिपि में जो ज्यादातर अभिलेख पाए गए हैं वो आपको अफगानिस्तान में पाया गया है। और ग्रीक लिपि में जो है वह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में आपको ग्रीक लिपि के अभिलेख मिले हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? अभी हम समझते हैं कि अशोक ने तो अभिलेख लिख दिया, क्लियर है, अशोक ने जो अभिलेख लिखा, तो जब ये खुदाई के उपरांत जब अभिलेख जो पाए गए हैं वो सबसे पहला अभिलेख जो है वह कब पाया गया? तो वह पाया गया आपको 1750 ईस्वी में। ठीक है, सबसे प्रथम, यानी प्रथम अभिलेख जो खुदाई के उपरांत जो पाया गया है वो आपको 1750 ईस्वी में पाया गया।
और इसे जो है वह प्राप्त यानी खोजा था किसने, तो इसे खोजा था आपको टी पैंथलर ने। कौन खोजेगा, टी पैंथलर, क्लियर है, टी पैंथलर। टी पैंथलर के द्वारा जो है सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, लेकिन इनके जो अभिलेख जो मिले हैं ना, उसे जो है वो मतलब पढ़ा नहीं जा सका था, क्लियर है। जब 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने खोज लिया कि चलो ठीक है एक कोई अभिलेख है, ठीक, इसमें जो है वह कुछ लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ने और समझने के जो है वह सफलता प्राप्त नहीं हुई थी 1785 से। तो आखिर जो है प्रश्न ये उठता है कि तो फिर जो है सफलता प्राप्त कब हुई, तो वह सफलता आपको प्राप्त होगी सन 1837 ईस्वी में, क्लियर है, सन 1837 ईस्वी में। और सन 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने की जो है पहली सफलता मिलेगी, ठीक है, पढ़ने और समझने के लिए। जब हम ध्यान से समझिएगा, पढ़ने और समझने के लिए जो है पहली सफलता मिली सन 1837 ईस्वी में। और यह किसके द्वारा किया गया था, मतलब इसको समझा गया था या पढ़ा गया था, वो आपको पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, क्लियर है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। यानी कि अशोक ने तो सारे बहुत सारे अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख सारे कुछ लिखवा दिए, लेकिन इसके पहले जो अभिलेख खोजा गया था वो सन 1750 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया। लेकिन उस समय जो इसको नहीं पढ़ा जा सका, नहीं उसको समझ में किसी को आ रहा था कि ये है क्या। तब जो है सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है इसे पढ़ने और समझने में जो है पहली सफलता इन्होंने प्राप्त किया, क्लियर है। अभी हम मतलब ओवरऑल देख रहे हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। अच्छा, अशोक के अभिलेख के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, तो अशोक के जो भी अभिलेख हैं उसमें जो है अपना अधिकतर अभिलेख में अपना नाम अशोक नहीं लिखता है, ठीक है, अपना नाम अशोक नहीं लिखेगा। तो अशोक नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, तो यह अपना नाम जो है वह देवनाम प्रियदर्शी लिखता है। क्या लिखेगा, देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ हो गया कि आपका देवताओं को पसंद जो होगा वह, उसका अर्थ होता है देवनाम प्रियदर्शी। तो अशोक जो है वह अपना नाम क्या लिख रहा है अभिलेखों में, देवनाम प्रियदर्शी। तो लोगों या जनता को जो है वह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये देवनाम प्रियदर्शी है कौन, कौन सा राजा है, किस वंश का राजा है, और इसका शासन जो है वह कहाँ से कहाँ तक, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर है। लेकिन ये अपने सारे अभिलेख में जो अपना नाम क्या लिख रहा है, अभी तक अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिख रहा है। फिर उसके बाद जो है आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको एक अभिलेख पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख में, किस अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में। साथ ही साथ जो आपको कर्नाटक अगर चले जाइएगा तो कर्नाटक में भी जो है इसका अभिलेख पाए गए हैं, ठीक है। कर्नाटक में कौन कौन सा अभिलेख पाया गया, तो आपको मास्की अभिलेख, इसके बाद नेदर अभिलेख, क्लियर है, इसके बाद आपका उदगेलना अभिलेख, उदगेलान अभिलेख। तो ये सभी जो आपको मध्य प्रदेश से गुर्जरा अभिलेख, आपका कर्नाटक के मास्की, नेदर और उदगेलना अभिलेख में, इन अभिलेखों में जो है वह अशोक का स्पष्ट नाम जो है वह आपको अशोक था, क्लियर है। अशोक यानी मौर्य वंश के जो तीसरे शासक जो अशोक हैं, उनका जो स्पष्ट नाम जो है वह अशोक लिखा गया। तब लोगों को समझ में आया कि यह प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी कोई और नहीं है बल्कि कौन है, आपको मौर्य वंश के तीसरे शासक आपको अशोक ही है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मैं देखिए अशोक का अभिलेख के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जो है प्रश्न काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको वहां पर आपको मौर्य वंश से संबंधित या अशोक से संबंधित जो है वो आपको अभिलेखों के बारे में प्रश्न आते हैं। इसलिए जो हम अशोक के अभिलेख के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अशोक का जो अभी अभिलेख था उसको सर्वप्रथम खोजा गया था सन 1750 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा। लेकिन जब प्रथम खोजा गया तो उसे पढ़ने और समझने में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन जब 1837 ईस्वी में जब खोजा गया तब जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जैसे पढ़ने और समझने में सफलता प्राप्त हुई। अशोक के जितने सारे अभिलेख थे उन अभिलेखों में इनका नाम जो है वह अशोक नहीं होता, बल्कि इनका नाम क्या होता है, देवनाम प्रियदर्शी होता है। फिर उसके बाद जो मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख या कर्नाटक के मास्की, नेदर और उदगेलना अभिलेख में ये मौर्य वंश के जो शासक अशोक हैं, इनका स्पष्ट नाम जो है वो अशोक रहेगा। और इसी से जो है वो पता चलता है कि देवनाम प्रियदर्शी कोई और नहीं बल्कि कौन है, आपको मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हो जाएगा, यानी उसका बेटा का बेटा।
और आपका यानी पौत्र हो जाएगा, और साथ ही साथ बिंदुसार का जो है वह बेटा होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, अशोक को हम जानते हैं कि इन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे मतलब अच्छे अच्छे सामाजिक काम किए हैं, जन कल्याण के काम किए हैं। तो इनके नाम के आगे जो है वो महान शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो ये महान शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो किस अभिलेख में किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसको जो आप वीबीआई कर लीजिएगा कि आपका महान सम्राट अशोक, यानी ये महान शब्द जो है वह किस अभिलेख में पाया गया है, तो आपको भाब्रू अभिलेख में पाया गया है। ठीक है, किस अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में। यानी भाब्रू अभिलेख में जो अशोक का अशोक के लिए जो है वह किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका प्रयोग किया गया आपका अशोक के लिए मगध सम्राट। ठीक है, मगध सम्राट शब्द का जो है वो आपको उपयोग किया गया। किन के लिए? माने मगध सम्राट अशोक या महान सम्राट अशोक जो है वो आपको किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? आपको मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक के लिए। क्लियर है? भाब्रू अभिलेख में। यहां तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अशोक के द्वारा जो है आपको, जब ये आगे हम चलेंगे तो स्तूप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अशोक के द्वारा जो है वह स्तूपों का भी निर्माण कराया गया, और एक दो स्तूप का निर्माण नहीं कराया गया, बल्कि जो है इनके द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, स्तूप। अभी स्तूप क्या होता है हम आगे डिटेल से देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है, इनका ऊपर गुंबज होता है, तोरण द्वार होते हैं। क्लियर है? मतलब लोगों को जो है घूमने के लिए जगह होती है। तो ऐसे ऐसे आपको टोटल स्तूपों का, कितने स्तूप का निर्माण कराया है, तो इनके द्वारा जो 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। अगर आप बिहार के या बिहार शरीफ में जब जाएंगे राजगीर में, तो वहां पर आपको जो है अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूपों का आपको देखने को अभी भी मिलेंगे। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो अशोक के जो अभिलेख के बारे में हमने देखा। ठीक है, क्या इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा कि अशोक का जो है वो अभिलेख की जो भाषा थी वो आपको भाषा प्राकृति रहेगी, लेकिन लिखने का, लेखन का तरीका जो हुआ 4 अलग अलग लिपि में लिखा गया था। ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, अरमाइक लिपि में और ग्रीक लिपि में। ब्राह्मी लिपि के जो भी अभिलेख था ज्यादातर भारत में ही पाए गए हैं, जिसका लेखन का तरीका जो है बाईं से दाईं ओर था। खरोष्टी लिपि में जो है आपको पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी एरिया में पाया गया है इसके अभिलेख, और उसका लेखन का तरीका दाईं से बाईं ओर था। तीसरा अरमाइक लिपि में लिखा गया था, जो कि अफगानिस्तान में पाया गया है। चौथा ग्रीक लिपि में जो लिखा गया, जो अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में पाया गया। तो अशोक ने तो अभिलेख लिख दिए, लेकिन इन अभिलेखों का जो है सर्वप्रथम खोजा गया था टी पैंसर के द्वारा 1750 ईस्वी में। लेकिन टी पैंसर के द्वारा जो 1750 ईस्वी में खोजा गया, उसे जो है वो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। तब जो है 1737 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जैसे पढ़ने और समझने में प्रथम सफलता प्राप्त हुई। किसे? जेम्स प्रिंसेप को। और इनके अभिलेखों में अशोक के लिए नाम, यानी नाम, क्या नाम का इस्तेमाल किया गया था, तो देवनाम प्रियदर्शी। फिर उसके बाद जो है वह और अभिलेख खोजे गए। फिर मध्य प्रदेश से गुर्जरा अभिलेख और कर्नाटक के मास्की, नेदर और उदगेलन अभिलेख में ये आपको अशोक का जो स्पष्ट नाम जो है वह अशोक पाया गया। तभी लोगों को समझ में आया कि यह अशोक कोई और नहीं बल्कि देवनाम प्रियदर्शी वाला जो अभिलेख हमको मिल रहा है ना, वही जो है देवनाम प्रियदर्शी आपको अशोक है। और इसके बाद जो है आपको अशोक के लिए मगध सम्राट अशोक शब्द का इस्तेमाल किया गया था किस अभिलेख में, तो आपको भाब्रू अभिलेख। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अशोक का जो है वह अभिलेख हो या उसी को शिलालेख भी कह रहे हैं। ऐसे हमने लास्ट के स्लाइड में हमने बताया था आपको कि यह अभिलेख जो 3 प्रकार के उनके द्वारा बनवाए गए थे। पहला था शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो इसका हम डिटेल इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम आगे चलिए पढ़ते चलेंगे। बात समझ में आए? तो चलिए आगे जो है आपका टॉपिक होगा कि अशोक का जो है चतुर्दर्श शिलालेख। ठीक है, टॉपिक लिख लीजिए, अशोक का चतुर्दर्श शिलालेख। यानी कि अशोक के द्वारा जो है वह चतुर्दर्श कहने का अर्थ क्या है कि 14 अलग अलग शिलालेख बनाए गए, जो कि काफी ज्यादा जो है वह फेमस है। ठीक है, यानी कि अशोक के चतुर्दर्श अभिलेख। चतुर्दर्श कहने का अर्थ क्या है? यानी कि 14 शिलालेख बोलिए या अभिलेख बोलिए। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। और ये आपको प्रश्न जो है वह टू द दम पूछ जाएगा कि पहला शिलालेख में क्या बात लिखी गई है, दूसरे शिलालेख में क्या बात की गई है। और इसी प्रकार से जो है वह टोटल 14 अभिलेख या शिलालेख जो अशोक के द्वारा लिखे गए हैं, उन 14 शिलालेखों में जो
मेन मेन पॉइंट ये हम लोग पढ़ेंगे कि क्या किस किस चीजों के बारे में चर्चा की गई है, अशोक के द्वारा जो है वह जनता तक यानी कि लोगों तक जो है वह क्या संदेश पहुंचाया गया है, उन सभी की चर्चा जो है वह 14 शिलालेख में मोटा मोटी ओवरऑल व्यू आपको पता चल जाएगा। इसके अलावे भी जो है आपको वह स्तंभ लेख होंगे, ठीक है, इसके अलावे भी स्तंभ लेख होंगे, आपको लघु अभिलेख होंगे, वो सभी हम आगे पढ़ते चलेंगे। तो अशोक के द्वारा जो चतुर्दश शिलालेख है, उन चतुर्दश शिलालेख में जो है वह किस किस चीज की चर्चा है, चलिए हम वो पढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहला आता है आपको प्रथम शिलालेख। कौन सा? प्रथम शिलालेख। तो अशोक का जो प्रथम शिलालेख होगा या अभिलेख होगा, शिलालेख को ही अभिलेख कह रहा है। तो जो प्रथम शिलालेख कहने का अर्थ क्या है, जो शिला का मतलब पत्थर, यानी पत्थरों पर जो लिखा जाएगा उसे हम कहेंगे शिलालेख। तो प्रथम शिलालेख जो है, इसमें सबसे पहले बात की गई है आपको अहिंसा के बारे में, यानी कि अशोक ने कहा है कि अहिंसा पर बल दिया गया, यानी कि हिंसा आपको जो है वह नहीं करना है, ठीक, आपको जो है वह अहिंसा के मार्ग पर चलना है, ठीक है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है, ना ही आपको जीव हत्या करना है, ना ही किसी के साथ आपको मारपीट करना है। आपको अहिंसा, अगर कोई अहिंसा कहता है कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार देता है गाल पे, तो आप जो है वो दूसरे गाल भी उनके आगे कर दीजिए कि ये लीजिए, आपने एक गाल पे एक थप्पड़ मारा है, तो ये हमारे दूसरे गाल पे भी आप एक थप्पड़ और मार दीजिए। क्लियर है? तो अहिंसा के मार्ग पर जो है लोगों को चलने का जो है वह शिक्षा दिया जाता है आपको प्रथम शिलालेख में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आपको प्रथम शिलालेख में किस चीज की चर्चा है, तो अहिंसा पर बल दिया गया उसकी चर्चा है। साथ ही साथ इसमें जो है वह पशु बलि पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर है? किस पे? पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और अशोक के द्वारा कहा गया कि सभी मनुष्य या हमारे राज्य के जितने भी जनता है या हमारे देश के जितने भी जनता है, वह सभी क्या है, हमारे बच्चे के समान। क्लियर है? तो अशोक के जो है वह प्रथम अभिलेख में ही इसकी चर्चा है कि मनुष्य जो है वह क्या है, हमारे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। और ये स्टेटमेंट जो है वो टू द पॉइंट पूछ देता है कि आप मनुष्य मेरे बच्चे हैं, किसके द्वारा कहा गया है? ये आपको अशोक के द्वारा कहा गया। किस शिलालेख में इसकी चर्चा है? तो प्रथम शिलालेख में चर्चा है। और प्रथम शिलालेख में ही कहा गया, अहिंसा पर बल दिया गया, साथ ही साथ पशु बलि पर जो है वो आपको रोक लगा दी गई। और पशु बलि पर रोक लगाने के पीछे कारण भी है, क्योंकि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और बौद्ध धर्म में जो है वह किसी प्रकार के हत्या, मारपीट आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसलिए भी जो आपको प्रथम शिलालेख में जो है वह अहिंसा पर बल दिया गया, पशु बलि पर रोक लगा दिया गया, और अशोक के द्वारा कहा गया कि सभी मनुष्य क्या है, हमारे बच्चे हैं। क्लियर है? वही अगर द्वितीय अभिलेख में हम बात करेंगे, अशोक का द्वितीय अभिलेख, द्वितीय अभिलेख या शिलालेख, तो द्वितीय शिलालेख में अशोक ने जो है पशु चिकित्सा की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? पशु चिकित्सा। पशु चिकित्सा का मतलब क्या होगा? जैसे वेटनरी डॉक्टर जो होता है ना, ये मतलब जानवरों के जो डॉक्टर होंगे, ठीक है, जानवरों के जो डॉक्टर होंगे, यानी कि पशुओं को, जैसे यहाँ प्रथम शिलालेख में तो पता चलो ठीक है पशु हत्या नहीं करना, तो पशु का जो है वो काफी ज्यादा संख्या बढ़ेगा। अब पशुओं की जो है कई तरह की बीमारियां भी होती है, तो पशु का जो है चिकित्सा की चर्चा जो है आपको वह मतलब पशुओं की चिकित्सा के लिए जो अशोक के द्वारा वैसी व्यवस्थाएं बनाई गई, और उन व्यवस्थाओं की जो है वो चर्चा किसमें की गई है आपको? द्वितीय शिलालेख में। तो द्वितीय शिलालेख में जो अशोक के द्वारा किसकी चर्चा की गई है? तो आपको पशु चिकित्सा की चर्चा की गई है। इसके अलावे जो आप देखेंगे तो आपको दक्षिण भारत में जो है वो कई राज्यों की चर्चा है, जिसमें जो आपको चेर हो गया, ठीक है, पांड हो गया, किसकी चर्चा है? चेर की चर्चा है। फिर आपको पांड की चर्चा, ये आपको दक्षिण भारत ये वाला एरिया देख रहा है ना, तो इधर है चेर, इधर है पांड, और एक और राज्य। तो ये तीन राज्य जो है वो काफी ज्यादा आपको चर्चा में, आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। तो चेर राज्य की चर्चा जो दक्षिण भारत में, पांड राज्य की चर्चा। इसके अलावे जो आपको श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, क्लियर है, श्रीलंका, केरल पुत्र, अच्छा हाँ, ये आपका तीसरा था, एक है आपका चेर, दूसरा पांड, और तीसरा केरल पुत्र। ठीक है, तो ये आपको दक्षिण भारत में है, उस समय के जो है राज्य हैं। तो चेर की चर्चा है, पांड्य की चर्चा है, श्रीलंका की चर्चा है, साथ ही साथ सतीय पुत्र, ये सभी जो है वह उस समय के मतलब भूभाग हैं, सतीय पुत्र। क्लियर है? सतीय पुत्र की चर्चा। तो प्रश्न पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, श्रीलंका, या केरल पुत्र, सतीय पुत्र की चर्चा जो है वह अशोक किस शिलालेख में है? तो द्वितीय शिलालेख में। और इसमें जो किसकी चर्चा नहीं है,
उस समय जो है आपको मतलब जिस समय की बात की जा रही है, उस समय जो है वह चोल वंश जो है दक्षिण भारत का जो है बहुत बड़ा जो है वह शासक होता है। तो द्वितीय शिलालेख में जो है चोल वंश की चर्चा जो आपको नहीं की गई, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। तृतीय शिलालेख में अगर बात करें, तृतीय शिलालेख में जो अशोक के द्वारा क्या लिखा गया है, तृतीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, चलिए पेन थोड़ा चेंज करता हूँ। तृतीय शिलालेख में इसमें अशोक ने जो है वह 3 अधिकारी को जो है आपको नियुक्त करता है, यानी 3 अधिकारियों का जो है पद बनाता है, और वह अधिकारी का नाम क्या होता है, वह एक पहला कहलाता है आपका राजूक, क्लियर है, दूसरा कहलाता है आपको युक्तक, और तीसरा कहलाता है आपको प्रादेशक, क्लियर है। 3 जो है वह अधिकारी को नियुक्त करता है, और ये 3 अधिकारियों की चर्चा किसमें की गई है, तो आपको तृतीय शिलालेख में चर्चा करेगी। और ये 3 अधिकारी क्या करेंगे, ये धर्म के प्रचार के लिए थे, ठीक है। ये तीनों अधिकारी जो आप देख रहे हैं वह किसके लिए होंगे, तो ये आपको धर्म के प्रचार के लिए। और धर्म क्या होता है, हमने आपको पहले भी पिछले क्लास में ही बताया था कि अशोक ने जो है लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए एक नियम कानून की संहिता बनाती है, मतलब कि एक कॉम्पैक्ट जो है आपको रूल बनाता है, और उसी को जो है वह क्या कहा गया है, धर्म कहा गया। यानी लोग जो है नैतिकता सीखे, उसी को कहा गया धर्म। अशोक जो है वह, अशोक का जो धर्म है वह किस पे आधारित होगा, तो स्व नियंत्रण पर आधारित होगा। और इसी अशोक ने जो है धर्म में ही कहा है कि इसमें जो आपको सदा सत्य बोलना है, अपने आप को पवित्र रखना है, क्लियर है, आपको साधुता जो है वह ग्रहण करना है, आपको दान करना है, लोगों के प्रति दया दिखाना, साथ ही साथ कल्याण करने की बात आपको धर्म में कही गई है। तो ये धर्म के प्रचार के लिए जो है वह कौन से अधिकारी होंगे, तो ये राजूक, युक्तक और परदेशक जो है, मतलब एक पद का नाम है राजूक, युक्तक और परदेशक, जिसका काम क्या होगा, तो धर्म का जो है प्रचार करेगा आपको ये 3 अधिकारी, क्लियर है। ये 3 अधिकार ऐसी धर्म में जो अशोक के द्वारा भी कहा गया कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण और भिक्षुक का आदर करे, साथ ही साथ व्यक्ति दास या जो सेवक होते हैं उनको जो है वह घृणा की नजर से नहीं देखे, बल्कि उनके प्रति उदार रहे, और व्यक्ति को जो है वह जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए, मतलब तुम भी जियो और हम भी जिए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारा जमीन हड़प लेंगे, क्लियर है, आज हमारा जमीन हड़प करके तुमको मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे, ये सब ऐसा नहीं करना। ये आपको अशोक के धम्म में कहा गया था। और इसी के प्रचार के लिए जो है 3 अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें, जिन अधिकारी के पद का क्या नाम होता है, राजुक होता है, युक्तक होता है और प्रदेशक होता है। यहाँ तक समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो इन अधिकारियों ने जो है अशोक के जो इस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश भी देता है, यानी कि ये जो है राजुक, युक्तक और प्रदेशक जो है, ये इन्हें अशोक के द्वारा एक आदेश भी दिया जाता है कि आप हर 5वें साल, ठीक है, आपका हर 5वें साल जो है वह क्या करेंगे, आपका दौरे पर जाएंगे, ठीक है, मतलब आप घूमने जाइए, वहाँ का जो है वह क्या व्यवस्था है, क्या चीज़ें कमी है, आखिर लोग जो है वह धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आखिर अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या कारणों से नहीं कर रहे हैं, उनके क्या तकलीफें हैं, ठीक है। तो इन सभी का जो है निरीक्षण करने के लिए आपको राजूक, युक्तर और प्रदेशक जो है वो आपको हर 5वें वर्ष, क्लियर है, हर 5वें वर्ष जो है वह दौरे पर जाएंगे, ये आपको अशोक के द्वारा कहा गया था। इसमें धर्म संबंधित जो है वह कुछ नियम भी निर्देशित थे, क्लियर है, धर्म संबंधी, जैसे आपको जैसे होता है ना, जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग जो है वह नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्लियर है, मतलब गौ, गाय का जो है वह पूजा, मतलब माँ के समान इनको पूजा जाता है। तो इसी प्रकार से जो है उस समय बौद्ध धर्म के लिए भी जो है वह कुछ नियम भी जो आपको निर्देशित थे, क्लियर है। तो इसकी चर्चा कहाँ की गई है, तो इसकी चर्चा आपको तृतीय शिलालेख में कहा गया। बात समझ में आ रहा है, यानी प्रथम शिलालेख में कहा गया अहिंसा पर बल दिया गया, पशु बलि पर रोक लगा दिया गया, और अशोक के द्वारा कहा गया कि मनुष्य सभी हमारे क्या हैं, बच्चे हैं। द्वितीय शिलालेख में कहा गया आपको पशु चिकित्सा की चर्चा की गई है। दक्षिण भारत के चेर पांड, केरल पुत्र, सतीय पुत्र और श्रीलंका की चर्चा है। किसकी चर्चा नहीं है, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको चोल वंश की चर्चा द्वितीय शिलालेख में नहीं की गई है। अशोक के तृतीय शिलालेख में जो है धर्म के प्रचार के लिए जो है 3 अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, और यह 3 अधिकारी का पद का नाम क्या होता है, राजुक, युक्तक और प्रदेशक। और इनको इन मतलब ये 3 पद के जो अधिकारी होंगे उनको अशोक के द्वारा कहा जाता है कि आप हर एक 5वें वर्ष जो है वह दौरे पर जाइए, और लोगों को क्या परेशानी है, लोग धर्म को अच्छे से मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। अगर वो लोग धर्म जब प्रचार करने के बाद जो है नहीं मानेंगे,
आखिर उनकी क्या कठिनाइयां हैं, तो उन कठिनाइयों को जो है आप क्या करिए, दूर कीजिए। तो इसकी चर्चा कहाँ की गई थी, तो आपको तृतीय शिलालेख में की गई थी। चौथे शिलालेख में अगर हम बात करें, ठीक है, किस शिलालेख में, तो आपको चतुर्थ शिलालेख, क्लियर है, चतुर्थ शिलालेख, अशोक के द्वारा जो चतुर्थ शिलालेख था, इस चतुर्थ शिलालेख में इसमें कहा गया कि अशोक जो है, हम जानते हैं, पिछले हम पढ़ चुके हैं कि अशोक जो है वह राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करता है, 261 ईसा पूर्व में यानी 8वें वर्ष कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण करता है और तोसली में इतना भीषण नरसंहार कर देता है, इन लोगों को मारता है कि जिससे उसका जो हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वह हृदय परिवर्तन के बाद युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग देता है, और युद्ध नीति को जो त्यागता है उसी को कहा जाता है भैरी घोष। और युद्ध नीति को त्याग करके जो है एक धम्म घोष की स्थापना, मतलब कि नीति को जो है आपको अपना लेता है। तो ये अशोक के द्वारा जो भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की जो नीति अपनाई जाती है, इसका डिटेल चर्चा आपको किसमें पाया लिखा गया है, तो आपको चौथे शिलालेख में लिखा गया है। यानी चौथे शिलालेख में किसकी चर्चा है, तो चौथे शिलालेख में जो आपको भैरी घोष, ठीक है, भैरी घोष का अर्थ क्या हो गया, यानी कि इसका अर्थ हो गया युद्ध, जो कि अशोक के द्वारा सदा के लिए त्याग दिया जाता है, और इसके जगह पर जो आपको कौन सा अपनाया जाता है, तो धम्म घोष की जो है, धम्म घोष की स्थापना कर लेता है अशोक, क्लियर। और धम्म घोष का मतलब ही हो गया आपको बौद्ध, क्लियर है। तो अशोक के द्वारा जो भैरी घोष के स्थान पर जो है धम्म घोष की जो अपनाया जाता है, यानी जो परिवर्तित हो जाते हैं और युद्ध को जो है सदा के लिए त्याग देते हैं, तो इसकी चर्चा कहाँ की गई है आपको, तो चौथे शिलालेख में किया गया है। क्लियर, हम लोग आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हड़बड़ में नहीं पढ़ना है, समझना है ज़्यादा, याद करना है ज़्यादा, और चीज़ों को जो सीक्वेंस ढंग में हम कहानी की तरफ पढ़ते जाएंगे, क्लियर है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर हम अगले क्लास में जो है इसके जो 14 शिलालेख हैं, जिसमें हमने 4 शिलालेख पढ़ लिया है, 10 शिलालेख जो है अभी और बचे हुए हैं, और हम लोग आहिस्ते आहिस्ते जो है वह समझते हुए इतिहास को पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास जो एक बोरिंग सब्जेक्ट है, और इसे आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको सिक्वेंसली ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आप लोग को भी थोड़ा मेहनत करना है, अगर आप रेलवे जॉब का तैयारी करना चाहते हैं और रेलवे जॉब का नौकरी करना चाहते हैं तब, क्लियर है। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है इस हमारे क्लास से तो लोगों को जो है वह शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।